हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो आज की क्लास में क्रिया से संबंधित प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में। तो कैसे कैसे और कब आप क्रिया की पहचान करेंगे उसके बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को जो है ध्यान से देखिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर क्रिया से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे बिल्कुल आसानी से कर जाएं। ठीक है, गलत होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्रिया की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा होती है कि जब वाक्य के जिस पद में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को, कि वाक्य के जिस पद में या कह सकते हैं कि किसी कार्य के होने का क्या होता है, बोध होता है अर्थात ज्ञात होता है। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, वाक्य के जिस पद में किसी कार्य के होने का बोध होता है, वहां क्या होता है, वहां या फिर उसे आप क्रिया कह सकते हैं, वहां क्रिया होता है या क्रिया कह सकते हैं, क्रिया होता है। अब देखिए, जैसा कि इसका हमने परिभाषा दिया कि वाक्य के जिस पद में किसी कार्य के होने का क्या होता है, होने का या करने का बोध होता है, तो वहां क्या होता है, वहां क्रिया होता है। अब देखिए इसके उदाहरण है, जब तक उदाहरण ना रहे तब तक शायद आप लोगों को समझ में ना आए, तो इसी के लिए हमने यहाँ पे उदाहरण दिया। जैसे राम क्या करता है, राम खाता है, राम खाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है आपका, राम क्या कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है आपका, खाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या होता है, लिखते हैं, हम लिखते हैं। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, लिखते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका क्रिया है। ठीक है, पहला उदाहरण है राम खाता है, दूसरा उदाहरण है कि हम लिखते हैं। अब देखिए तीसरा है हमारा कि वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वे सब पढ़ते हैं, यहाँ पे इसमें क्रिया क्या है, पढ़ने का यहाँ पे क्रिया हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्रिया है, पढ़ने का यहाँ पे क्रिया हो रहा है। तो वाक्य के जिस पद में, ठीक है, वाक्य के जिस पद में क्रिया के होने का क्या होता है, बोध होता है या ज्ञात होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। बिल्कुल इतना समझ में आया। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए हिंदी में मुख्यतः क्रिया के भेद कितने होते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि हिंदी में मुख्यतः क्रिया के भेद कितने होते हैं, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि हिंदी में मुख्यतः क्रिया के भेद कितने होते हैं, हिंदी में मुख्यतः क्रिया के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी में मुख्यतः क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो इसमें आपके होते हैं 6 भेद।
अगर ये आपसे प्रश्न अभी कभी बनता है परीक्षा प्रश्न पत्र में कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्रियाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला आपका क्रिया कौन सा है? वाक्य में जिस पद में किसी कार्य के होने का क्या होता है? बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? या काम करने का जब बोध होता है तो वहाँ क्या होता है? क्रिया होता है। ठीक है, जैसे खाता है, लिखता है, जाता है, आता है, ये सब क्या है? ये सब जितने हमारे हैं ये सब क्या है? क्रिया। ठीक है, अधिकांश क्रिया कहाँ लगा रहता है? अधिकांश क्रिया जो है वाक्य के कहाँ लगा रहता है? वाक्य के अंत में। ठीक है, अधिकांश क्रिया वाक्य के अंत में लगा रहता है। ठीक है, चलिए हम पहला अपना क्रिया देखते हैं कि पहला हमारा क्रिया क्या है। पहला क्रिया है हमारा अकर्मक क्रिया। पहला क्रिया है हमारा अकर्मक क्रिया। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। पहला जब हमने यहाँ पे क्रिया बताया कि पहला हमारा क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस क्रिया के होने, ठीक है, जिस क्रिया के क्या होता है? होने, जिस क्रिया के होने या व्यक्त होने के लिए, जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए, या कह सकते हैं कि व्यक्त होने के लिए, व्यक्त होने के लिए, जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए या व्यक्त होने के लिए, व्यक्त होने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता क्या होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां क्या होता है? वहां हमारा होता है अकर्मक क्रिया। वहां हमारा क्या होता है? वहां हमारा होता है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमने इसकी परिभाषा क्या देखा? यहाँ हमने इसकी परिभाषा देखा कि जब भी अकर्मक क्रिया कब होगा? कि जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए या व्यक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां क्या होता है? वहां अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे बालक क्या करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे हम देते हैं कि बालक गाता है। ठीक है, जैसे बालक गाता है। दूसरा क्या है हमारा? शेर दहाड़ता है। ठीक है, जैसे आपका है कि बालक गाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्म की आवश्यकता इस क्रिया को पूरा करने के लिए क्या है? क्रिया को जब यहाँ हमने परिभाषा बताया कि जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए या व्यक्त होने के लिए क्या होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और यहाँ पे आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अकर्मक। ठीक है, तो यहाँ इसके ये उदाहरण है। चलिए दूसरा देखते हैं हम। जब भी आपको क्रिया से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अंतिम भाग में देखें वाक्य के कि क्रिया कहाँ लगा हुआ है, कौन सी क्रिया है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? पहला हमने देखा अकर्मक क्रिया,
अब दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या है, पहले वाले में तो हमने देखा कि वहाँ वाक्य को पूर्ण करने के लिए या व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए क्या होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे अकर्मक। ठीक है, उसे हम क्या कहते थे, अकर्मक क्रिया की पहचान क्या थी कि अकर्मक क्रिया में वाक्य को पूर्ण करने के लिए, वाक्य को पूर्ण या व्यक्त करने के लिए क्या होता था, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब यहाँ देखिए, यहाँ है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है, अब इसकी परिभाषा है कि जिस क्रिया के भाव को, जिस क्रिया के भाव को क्या होता है, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस क्रिया के भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यक्त करने के लिए वाक्य में किसकी आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता, कर्म की आवश्यकता होती है। वहां क्या होता है, वहां हमारा होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सकर्मक क्रिया में क्या है कि इस क्रिया में भाव को व्यक्त करने के लिए, इस क्रिया में भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मगर अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके भी उदाहरण हम देखते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि मोहन, उदाहरण क्या है इसका, मोहन किताब क्या करता है, पढ़ता है, मोहन किताब पढ़ता है। देखिए यहाँ पे आपको कर्म की आवश्यकता पड़ी है, यहाँ पे क्या है, पढ़ता है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है। और दूसरा क्या है, दूसरा परिभाषा है हमारा, पहला तो हमने देखा कि मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजेश कहानी लिखता है। ठीक है, देखिए जितने भी आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे, सब में क्या है, क्रिया के भाव को क्या है, व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता क्या होगी, जरूर पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ हो गया आपका मोहन खेत जोतता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कर्म की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन अकर्मक क्रिया में वहां कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देखा पहला अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता, वाक्य को पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है अकर्मक क्रिया में। और सकर्मक क्रिया में भाव को दिखाने के लिए क्या होता है, हमारा कर्म की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा दिकर्मक क्रिया। दिकर्मक क्रिया, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा क्लास को। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा अकर्मक क्रिया, दूसरा था सकर्मक क्रिया, और तीसरा क्या है हमारा, दिकर्मक क्रिया। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं।
चलिए ठीक है, तो तीसरा क्या है हमारा, द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है, जहां क्रिया ठीक है, जहां क्रिया क्या होता है, जहां क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए, जहां क्रिया के द्वारा क्या होता है, भाव को व्यक्त करने के लिए, भाव को व्यक्त करने के लिए द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है कि जहां क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि जहां क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, दो कर्मों की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है, तब जाकर के आपका क्या होगा, वाक्य पूरा होगा, पड़ती है। देखिए, जहां क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होता है, दो कर्मों की आवश्यकता होती है, वहां पर क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक होती है। दो कर्मों की जब आवश्यकता पड़ती है तो वहां क्या होता है, वहां द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए इसमें हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है हमारा, ये तो हमने परिभाषा देखा इसका कि इसमें जो है दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है भाव को व्यक्त करने के लिए, जहां क्रिया के भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होता है कि दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। अकर्मक में क्या था, अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, सकर्मक क्रिया में इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ द्विकर्मक क्रिया में यहाँ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, मगर कितने, दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ एक हो गया था सकर्मक क्रिया में, और यहाँ जो है द्विकर्मक क्रिया में दो की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है हमारा कि महेश ने सुरेश को, ठीक है, महेश ने सुरेश को कलम दिया, ठीक है, महेश ने सुरेश को क्या किया, कलम दिया। अब देखिए दूसरा है हमारा कि उसने, ठीक है, उसने चोर को पकड़वाया, ठीक है। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में दो दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी है, वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे दो कर्मों की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि द्विकर्मक क्रिया में क्या है कि जहाँ क्रिया के भाव को क्या होता है कि व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जहाँ वाक्य में क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए क्या होता है कि दो कर्मों की आवश्यकता, कितने कर्मों की, दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण क्या है, महेश ने सुरेश को कलम दिया, ठीक है। देखिए महेश ने सुरेश को, ठीक है, उसने चोर को पकड़वाया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा द्विकर्मक क्रिया था। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा दो कर्मों की आवश्यकता पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे पहला हमने देखा अकर्मक क्रिया, उसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है,
सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और इस विकर्मक क्रिया में दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। चौथा हमारा क्या है? चौथा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चौथा क्या है हमारा? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को, ठीक है, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके, ठीक है, जब कर्ता स्वयं किसी कार्य की जगह क्रिया कर लीजिए, जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न क्या करता है? करके किसी दूसरे, ठीक है, जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके क्या होता है? दूसरे क्रिया की प्रेरणा देकर क्रिया करवाता है। ठीक है, दूसरे की क्रिया, ठीक है, करके किसी दूसरे की क्रिया का क्या करता है? प्रेरणा देता है। प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। जब कार्य करवाता है, यहाँ क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता, ठीक है, जब जो कार्य करता है वो स्वयं किसी क्रिया को ना करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम उसके बारे में उदाहरण देंगे। तो यहाँ देखिए कि परिभाषा पहले आप लोग अच्छे से देखिए कि जब कर्ता क्या है? स्वयं किसी क्रिया को ना करके क्या करता है? उस क्रिया को पूरा कराने के लिए किसी दूसरे की क्रिया प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। जैसे होता है ना कि आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपसे वो काम ना हो रहा है तो आप किसी और के ऊपर उस काम का बोझ डालते हैं, तो वही हाल यहाँ पे भी है। तो ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे की क्रिया प्रेरणा देकर कार्य करवाता क्या होता है? कार्य करवाता है, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तब हम यहाँ पे इसे क्या कह सकते हैं? तब हम इसे यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को न करके किसी दूसरे के ऊपर क्या होता है? निर्भर रहता है और उसकी प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें उदाहरण क्या है। जैसे राम ने क्या हो गया? नाई से बाल कटवाया। देखिए यहाँ पे राम जो है क्या है? वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। ये किससे कार्य करवा रहा है? ये करवा रहा है नाई से। तो यहाँ क्या है? ये करता क्या है? यहाँ पे करता ये दूसरे की प्रेरणा यहाँ पे दे रहा है, दूसरे से कार्य करवाने की प्रेरणा यहाँ पे दे रहा है। अगर ऐसे आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे आपके सामने प्रश्न बनते हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं? ये कौन सी क्रिया है हमारी? ये हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, राम ने नाई से क्या हुआ? बाल कटवाया। दूसरा क्या है? दूसरा है जैसे
मालिक ने, ठीक है, मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। देखिए आपने, ये भी क्या है आपका, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऐसे ही जब कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें क्या हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि जब कर्ता स्वयं किसी कार्य को, ठीक है, ना करके किसी दूसरे की क्या होता है, किसी दूसरे की क्रिया को दे करके और कार्य करवाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब देखिए, अब पांचवा क्या है हमारा, पांचवा है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया, अब इसमें क्या है, अपूर्ण क्रिया में इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है जब सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, जब सकर्मक और अकर्मक, जब क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, या आप कह सकते हैं क्रियाओं के भाव को, ठीक है, सकर्मक या अकर्मक क्रियाओं के भाव को, ठीक है, जब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के भाव को क्या होता है, पूर्णता के लिए, ठीक है, पूर्णता उसे पूरा करने के लिए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के भाव को क्या होता है, पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के भाव को पूरा या पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, उस क्रिया को हम अपूर्ण क्रिया कह सकते हैं। उस क्रिया को हम अपूर्ण क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि जब हमने यहाँ पे देखा इसकी परिभाषा कि जब सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के भाव को क्या होता है, पूरा या पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ हम उसे क्या कर सकते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं कि वो क्या है, अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या है इसका, वह एक क्या है, शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। ठीक है, अगर ऐसे आपके सामने शब्द आता है, प्रश्न आते हैं कि वह क्या है, वह एक शिक्षक है। ठीक है, वह निपुण है, वह मतलब वह निपुण है, जैसे कोई किसी कार्य में निपुण होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि वह निपुण है। वह कल कक्षा में उपस्थित, वह कल कक्षा में उपस्थित था। ठीक है, तो ऐसे में इतने सारे ऐसे जब आपके सामने ये वाक्य दिए हों तो इसमें क्या है, इसमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे
इच्छुक है, निपुण है और उपस्थित है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्या है, शब्दों की आवश्यकता पूरी जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब छठवां हमारा क्या है, छठवां है हमारा सहायक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के बाद जो है छठवां क्या है हमारा, इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में पूरा करने के लिए क्या होता है कि शब्द की जरूरत पड़ती है। अब छठवां क्या है हमारा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है, सहायक क्रिया की परिभाषा है कि मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव, ठीक है, मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव, ठीक है, मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव को पूर्ण करने में सहायता करने वाले शब्द। मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव में सहायता करने वाले, ठीक है, सहायता करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया कहलाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और उदाहरण क्या है इसका, जब मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव में सहायता करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सहायता करने वाले शब्दों को कहते हैं कि वो क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं लिख रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैं लिख रहा था, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये सहायक क्रिया है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा था, ये क्या है, ये आपका सहायक क्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार वह सो रही थी, ठीक है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे भी सहायता लिया गया है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम सब, ठीक है, हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी सहायता लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जितने भी कितने थे, इस प्रकार आपके जितने भी क्रिया थे, हिंदी भाषा में मुख्यतः क्रिया में कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, तीसरा अधिकर्मक क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा अपूर्ण क्रिया और छठवां क्या है, सहायक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता क्या होती है, वाक्य को पूरा करने के लिए पड़ती है। अधिकर्मक क्रिया में 2 की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणार्थक क्रिया में जब किसी वाक्य को पूरा करने के लिए क्या होता है कि दूसरे शब्दों की प्रेरणा दे करके कार्य जब करवाया जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अपूर्ण क्रिया में जो है दूसरे के द्वारा किसी काम को करने के बजाय, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया में इसमें क्या होता है, इसमें आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे आज क्रिया के जितने भाग हैं और इसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ हमने देखा। तो इससे संबंधित अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनते हैं तो हमें तो पूरा विश्वास है कि आप लोग उसे कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।